हौसला नित रखो, फैसला खुद करो। अपना मतदान कर फैसला खुद करो। जैसे हर आदमी अपने पैरों पे खड़ा, एक एक बूंद से भरता है घड़ा। कैसी सरकार हो, फैसला खुद करो। अपना मतदान कर फैसला खुद करो। आप हर काम ही करते हैं सोचकर, वोट भी अपना दे समझ सोचकर। लोभ लालच त्याग कर फैसला खुद करो। अपना मतदान कर फैसला खुद करो। भारत अपने संविधान द्वारा वर्णित संसदीय प्रणाली द्वारा शासित है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियां वितरित हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा जनता का सदन है, भारत के द्विसदनीय संसद भवन का निचला सदन है और ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ साथ उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए खड़े होने के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना। विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। दर्शकों, साल 1952 में हुए लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कुल 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 18वें चुनाव का शंखनाद हो गया है। अंग्रेजों से देश की आजादी के बाद पहली बार लोकसभा के लिए आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। तो आइए जानते हैं कि भारत में आजादी से लेकर अब तक हुए लोकसभा के चुनावों के परिणाम क्या रहे। 1951-52 में हुए चुनाव में लोकसभा की 490 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। इसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, जबकि जनसंघ को तब केवल 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। साल 1951-52 में पहली बार लोकसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस एक तरफा जीती थी, तो पिछले 2 चुनावों में यही स्थिति भाजपा की रही। वामपंथियों को 27, समाजवादियों को 12 और जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। इसी जनसंघ से निकले लोगों ने बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। साल 1957 में 494 सीटों के लिए हुए चुनाव में भी कांग्रेस ही सबसे आगे रही और उसे 371 सीटें मिली। वामपंथियों को 27, समाजवादी को 19 और जनसंघ ने 4 सीटें जीती थी। सन 1962 में 494 सीटों के लिए हुए तीसरे चुनाव में कांग्रेस को 361, वामपंथियों को 29, प्रजा समाजवादी को 12 और जनसंघ को 14 सीटें हासिल हुई थी। चौथा चुनाव साल 1967 में 520 सीटों के लिए कराया गया था, जिसमें कांग्रेस आगे तो रही पर उसकी सीटें 300 के नीचे आ गई और उसे 283 सीटों पर जीत मिली थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रही जनसंघ को 35 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं वामपंथी दलों में सीपीआई को 23 और सीपीएम को 19 सीटों पर विजय मिली थी। प्रजा समाजवादी के प्रत्याशी 13 सीटों पर जीते थे। 518 सीटों के लिए साल 1971 में हुए 5वें चुनाव में कांग्रेस ने फिर बड़ा हाथ मारा और उसे 352 सीटें मिली। सीपीएम को 25, सीपीआई को 24, डीएमके को 23 और जनसंघ को 21 सीटों पर जीत मिली थी। 1977 में जनता पार्टी ने दी थी कांग्रेस को पटखनी और आजादी के बाद से 5वें लोकसभा चुनाव तक सबसे बड़ी पार्टी बनी रही कांग्रेस को साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने बुरी तरह पटखनी देकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर वे उभरी थी। इसमें कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिली, जबकि जनता पार्टी ने 542 में से 298 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 1980 में हुए अगले ही चुनाव में कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई और उसे 353 सीटों पर विजय हासिल हुई। जनता सेक्युलर को 41, सीपीएम को 36, सीपीआई को 11 और डीएमके को 16 सीटें मिली थी। इंदिरा की हत्या के बाद कांग्रेस को राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जीत मिली थी। उनके हत्या के बाद 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस को आम लोगों की ऐसी सहानुभूति मिली कि उसने अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए, तब तक भाजपा का गठन हो चुका था और इस चुनाव में उसने अभी 2 सीटें जीती थी। सीपीएम को 22 और सीपीआई को 6 सीटें हासिल हुई थी। वहीं 1990 में कांग्रेस को 197, जनता दल को 141, भाजपा को 86, सीपीएम को 32, सीपीआई को 12 और टीडीपी को 2 सीटें मिली। 1991 में कांग्रेस को 232, भाजपा को 119, जनता दल को 59, सीपीएम को 35, सीपीआई को 13 और टीडीपी को भी इतनी ही सीटें मिली।
11वें चुनाव में पहली बार भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। साल 1996 में हुए 11वें लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 161 सीटें मिली। कांग्रेस को 140, जनता दल को 46, सीपीएम को 32, समाजवादी पार्टी को 17 और टीडीपी को 16, सीपीआई को 12 और बसपा को 11 सीटें मिली थीं। अगला चुनाव 1998 में हुआ तो भी भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी थी। उसे 182, कांग्रेस को 141 सीटें मिली। वहीं सीपीएम को 32, सपा को 20, टीडीपी को 12, सीपीआई को 9 और बसपा को 5 सीटें मिली थी। 13वें लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की स्थिति बरकरार रही और उसे 1999 में 182 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 114 सीटों पर सिमट गई थी। 2004 में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सुधरी और उसने 145 सीटें हासिल की, जबकि भाजपा 138 सीटों पर ही जीत सकी थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 206 और भाजपा को 116 सीटें मिली थीं। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी भाजपा। 2014 में लोकसभा का 16वां आम चुनाव शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़ाया जा चुका था। इस पर भाजपा ने 543 में से 282 सीटें हासिल कर ली। कांग्रेस 44 सीटों तक सिमट गई। एआईडीएमके ने 37 और टीएमसी ने 34 सीटें हासिल की थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 17वें आम चुनाव में फिर प्रचंड बहुमत से वापसी की और उसे 303 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस को 52 सीटें ही मिली थीं। उत्तराखंड में सभी 5 संसदीय सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। इसे देखते हुए उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। दर्शकों, वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। बताना चाहूंगी, इन 5 सीटों में हरिद्वार संसदीय सीट, टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट, अल्मोड़ा संसदीय सीट और नैनीताल संसदीय सीट शामिल हैं। बता दें कि 2019 में चुनाव की घोषणा 10 मार्च को की गई थी। प्रथम चरण में हुए लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को मतदान हुआ था। 5 लोकसभा सीटों में अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से जिले आते हैं। अल्मोड़ा संसदीय सीट की बात करें तो इसमें पिथौरागढ़ जिला, बागेश्वर जिला, अल्मोड़ा जिला, चंपावत जिला आते हैं। नैनीताल संसदीय सीट की बात करें तो इसमें नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर जिला आते हैं। और टिहरी संसदीय सीट की बात करें तो इसमें उत्तरकाशी जिला, देहरादून जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और हरिद्वार संसदीय सीट की बात करें तो देहरादून जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हरिद्वार जिला आता है। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की बात करें तो उसमें चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला, टिहरी जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र आते हैं और पौड़ी जिला आता है। नैनीताल जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। दर्शकों, राज्य गठन के बाद लोकसभा चुनावों का इतिहास क्या रहा, हम बताना चाहेंगे कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में वर्ष 2004 में हुए पहले लोकसभा चुनावों में मिश्रित जनादेश आया। 2009 में फिर से जनता ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनादेश सुनाया। वर्ष 2014 के चुनावों में मोदी लहर पर सवार भाजपा ने सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर कांग्रेस से हिसाब चुकता किया। इसी तरह 2019 में भी उत्तराखंड की जनता ने भाजपा पर ही भरोसा जताया। और यही नहीं, जब भी चुनाव की बात आती है तो हम सभी सुनते हैं, दर्शकों, पढ़ते हैं, देखते हैं, मतदान जागरूकता कार्यक्रम जगह जगह संचालित किए जाते हैं स्वीप द्वारा। तो स्वीप की यदि बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के रूप में अधिक जाना जाता है। और ये भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। वर्ष 2009 से हम भारत के निर्वाचकों को सजग करने और उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित बुनियादी जानकारी से लैस करने के दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वीप का प्रमुख लक्ष्य निर्वाचनों के दौरान सभी पात्र नागरिकों को मत देने और जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके भारत में सही मायनों में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। दर्शकों, हमारे देश में अपना प्रतिनिधि और अपनी मनचाही सरकार चुनने का यही एक तरीका है, एक मौका है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। इसलिए प्रत्येक मतदाता को मतदान में जरूर भाग लेना चाहिए। मतदान करने से बिल्कुल गुरेज नहीं
नहीं करना चाहिए। कई लोग ये सोचकर मतदान करने ही नहीं जाते कि हमें चुनाव से क्या लेना है, लेकिन ये गलत सोच है। और चलते चलते सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूंगी, जागरूक होकर सभी मतदाता 19 अप्रैल को करें मतदान। राज धर्म निर्वाह का सभी करें ये शुभदान। सब कामों को छोड़कर सबसे पहले करना है ये काम, एक दिवस मतदान का बाकी दिन आराम। वोट करेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार। आपका बिजनेस सॉल्यूशंस, where your search ends. One-stop solution for branding and promotions, training and development, event management, website designing, photo shoot and ad films, short films and documentaries, print and social media, books, pamphlets, posters and banners, coffee table book designing and printing, research and development. Contact us if you want to outshine the rest. उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया, उत्तराखंड का प्रख्यात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया हाउस। जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।